Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है जैसा कि हम सबको पता है एंड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इस पे बन चुकी हैं। बहुत ही अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी जिसकी ज़रूरत थी इंडिया में, हमारे देश में, तो फाइनली वो हमें देखने को मिली है। देखिए अपकमिंग सेशन में भी कपल ऑफ मंथ्स, जब कोविड के बाद अगस्त और सितंबर में इतने लॉन्ग ब्रेक के बाद स्कूल्स ओपन होंगे, मे बी तभी से ये लागू हो जाए, वरना नेक्स्ट सेशन से फ्रॉम 2021 से डेफिनेटली ये आप सभी को देखने को मिलेगी। स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, सभी में इसमें चेंजेस किए गए हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के द्वारा एंड बहुत ही अच्छी रिमार्केबल एजुकेशनल पॉलिसी जो इंडिया में ज़रूरत थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखिए डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट ने फाइनलाइज की है ये जो पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और इसको लास्ट ईयर 31 मई 2019 को ही देखिए बना लिया गया था प्रॉपरली। जैसे हम 1986 में, इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो कमीशन है, देखिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसको जाना जाएगा डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन कमेटी के नाम से। बहुत ही अच्छी है। देखिए अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज जैसा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एक स्ट्रक्चर चलता है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे एजुकेशन में, वैसी ही अब हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया में देखने को मिलेगी। देखिए 1 मई 2020 को ये जो ड्राफ्ट रेडी कर दिया था इस कमेटी ने, जो 31 मई 2019 को रेडी कर दिया था, वो रिव्यू किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1 मई 2020 को, तभी ये थोड़ा सा सुर्खियों में था एंड फाइनली 29 को अब ये जो ड्राफ्ट है ये पास हो गया है। अब देखना ये रहेगा लागू कब से होता है। 29 जुलाई को देखिए बिल्कुल ड्राफ्ट आ गया है एंड लागू कब होगा अब ये देखना रहेगा। देखिए 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट बना, देन 1 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया, उसके बाद अब 29 जुलाई 2020 को ये पास हो गया ड्राफ्ट एंड अब लागू कब से होता है वो देखने को रहेगा। देखेंगे हम कुछ आने वाले महीनों में अब क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखना रहेगा। नाउ अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए जो 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर है, जो किसी कारण से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं या जिन्होंने मिडिल में स्कूल से छोड़ दिया, ड्रॉप आउट्स हो गए, तो इस एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम ये रहेगा कि उन 2 करोड़ बच्चों के एडमिशन स्कूल तक वापस लाए जाएं, या जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं आए हैं वो उनको स्कूल में लाया जाए। तो बेसिकली 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। देखिए सच अ ह्यूज नंबर। अब देखना रहेगा ये सिर्फ पेपर तक रहता है या इसको गवर्नमेंट सच में अप्लाई भी कर पाती है। ये टारगेट सेट है 2 करोड़ का एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, सच अ बिग नंबर। सो लेट्स सी एंड वेट एंड वॉच क्या रहता है। अगला जो चेंज है, देखिए ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण था, एक नज़रिया था, वो ऑलरेडी ऐसा ही था कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ऐसे ही एजुकेशन मिनिस्टर, जो पहले रिसोर्स मिनिस्टर या मिनिस्ट्री होम रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, उनको जिस प्रॉपरली हम रिसोर्स मिनिस्टर के नाम से बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो अब उनको एजुकेशन मिनिस्टर बोला जाएगा। तो ये हमारा देखिए दृष्टिकोण ही MHRD की तरफ यही था, हम उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री की ही दृष्टिकोण से देखते थे। बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर चलिए देर ना सही अब हो गया है। वेरी नाइस। अब देखिए 3 चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। स्कूल एजुकेशन,
हायर एजुकेशन और टीचर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन हमारा जो है 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला इन्होंने अपनाया है इस ड्राफ्ट में, जो बात की गई है कि पहले जैसे 10+2 था 10वीं की, फिर 11वीं 12वीं 2 साल की, तो 10+2 का फॉर्मूला था, तो अब उसको स्कूल एजुकेशन का जो फॉर्मूला है वो रहेगा 5+3+3+4। ऐसे ही हायर एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, टीचर्स एजुकेशन में भी किए गए हैं, तो तीनों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारी वीडियो का इंडेक्स बेसिकली। तो बात कर लेते हैं स्कूल एजुकेशन की। जैसा कि मैंने कहा 10+2 का जो सिस्टम है वो बदलकर स्कूल एजुकेशन का हो गया है 5+3+3+4 करिकुलम। अब इसमें 4 कैटेगरीज हैं, जैसा कि हमें नंबर से ही पता चल रहा है, 5, 3, 3, 4। तो देखते हैं 5 साल मतलब बच्चा, अब देखिए जो उसके इनिशियल ईयर्स रहेंगे वो 5 साल की पढ़ाई करेगा। वो क्या है 5 साल? उस स्टेज को बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज इसमें 3 साल का जो बच्चा है, देखिए यहाँ पे एज ग्रुप मेंशन है, 3 साल का बच्चा एडमिशन ले पाएगा और 6 वर्ष तक ये रहेगी। 3 ही साल की है आंगनवाड़ी और प्री स्कूल या बाल वाटिका एजुकेशन जिसको बोला गया है। इसके बाद 2 साल की एजुकेशन क्लास 1 और 2 से, जो बच्चा देखिए वो आंगनवाड़ी वगैरह में भी प्रोवाइडेड होती है, प्ले स्कूल्स में भी बोल सकते हैं, या नॉर्मल स्कूल में भी क्लास 1 और 2 की एजुकेशन होती है। तो बेसिकली ये रहेगी 6 से 8 वर्ष तक, और टोटल फाउंडेशनल स्टेज रहेगी 3 से 8 साल तक, जिसमें बच्चा 3 साल जो हम प्री एजुकेशन प्रॉपर्ली बोल सकते हैं, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, प्ले स्कूल से जो ली जाती है, देन 2 ईयर की एजुकेशन क्लास 1 और 2 की, तो बच्चा 8 साल की उम्र तक 3rd क्लास तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिपरेटरी स्टेज। अब देखिए ये क्या है, नॉट स्टेज, प्रिपरेटरी लेवल है ये करिकुलम का, जो ये वाला 3 है। अब ये 3 साल की रहेगी। अब क्लास 3rd से 5वीं तक की शिक्षा, 3rd to 5 की शिक्षा जो रहेगी हमारी एजुकेशन बच्चों की, इसमें बच्चे की उम्र रहेगी 8 साल से 11 साल तक। इसके बाद है मिडिल स्कूल एजुकेशन। देखिए यहाँ तक 5th क्लास खत्म, प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की खत्म। ये प्री प्राइमरी हम इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे प्राइमरी। फर्क बता देती हूँ, देखिए इसमें बच्चे को प्लेवे मेथड से, गेम्स से सिखाया जाएगा, थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बच्चा खेल खेल में थ्योरी भी मतलब लिखेगा भी, पढ़ाई लिखाई भी होगी। यहाँ पे खेल कूद के वातावरण से, मेथड से बच्चों को सिखाया जाएगा। यहाँ पे खेल कूद के साथ साथ बच्चा प्रॉपरली पढ़ाई भी सीखेगा। अब यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी मिडिल स्कूल से, 3 इयर्स की रहेगी, क्लास 6 से 8 तक आयु रहेगी बच्चों की 11 से 14 वर्ष, एज रहेगी 11 to 14 ईयर्स। अब देखिए 6, 7, 8 में यहाँ पे एक चीज डाली गई है कि वोकेशनल, बच्चे को देखिए 6ठी क्लास से कोई ना कोई व्यवसाय जिसमें भी बच्चा इंटरेस्टेड है उसका ज्ञान भी प्राप्त कराया जाएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो डिजाइन हुआ है नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, ये बच्चों को इस काबिल बनाना चाहता है कि एक बच्चा 12th पास करे, जब स्कूल से बाहर निकले तो कम से कम एक व्यवसाय में बच्चा प्रॉपरली स्किल्ड हो, उसको प्रॉपरली एक व्यवसाय की, एक वोकेशन की अच्छे से नॉलेज हो। देखिए ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन भी अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है तो कम से कम अपने दैनिक जीवन की कमाई कर सके उस व्यवसाय से, उस वोकेशन से। तो बहुत अच्छा है ये जो 6ठी क्लास से डाला गया है। अब देखना ये रहेगा क्या क्या इसके लिए फॉर्मूले बनेंगे, क्या क्या आएगा। देखिए पूरा ड्राफ्ट आना भी बाकी है, एक एक चीज जो ड्राफ्ट में लिखी गई है वो अभी हम तक नहीं पहुंची है, वो आनी बाकी है। डिटेल्ड वीडियो अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम जितनी इंफॉर्मेशन आई है वो है ओवरव्यू इंफॉर्मेशन, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। इतने सारे चेंजेस है तो उनके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और उनको सच में हमें देखना रहेगा कि कैसे इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर इतने बड़े चेंजेस एजुकेशन में आते हैं। इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, बना दिए, पर लाने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी। तो मिडिल स्कूल में बच्चे की एज 11 से 14 वर्ष रहेगी। अब 14 वर्ष के बाद बच्चा जाएगा सेकेंडरी
स्कूल में। अब देखिए ये रहेगी 4 साल की एजुकेशन, क्लास 9th to 12th, एज ग्रुप बच्चे की रहेगी 14 से 18। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो चेंज है मुझे इसका लगा है, यहाँ पे जैसे देखिए 10th के बाद बच्चे 11th में स्ट्रीम्स लेते थे, और स्ट्रीम्स में भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते थे। साइंस में ये सब्जेक्ट्स हैं, इन 1-2 में चॉइसेस होती थी, ऐसे ही आर्ट्स में 1-2 में चॉइसेस होती थी, बट फिक्स्ड होते थे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट ये है, उसमें हिस्ट्री होगा, पॉल साइंस होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, फिजिकल होगा। ऐसे ही जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं वो देखिए मेडिकल के नाम से जाने जाते थे। नॉन मेड के जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जाने जाते थे। कॉमर्स के अकाउंट्स और आपके बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स होते थे। अगर कोई आर्ट्स का बच्चा बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। देखिए जो चीज़ पहले 11th में होती थी, पहली बात तो वो 9th से ही शुरू हो जाएगी, 9th to 12th चलेगी। प्लस सबसे फ्लेक्सिबल चीज़ है यहाँ पे कि बच्चा अपनी मर्जी के 5 सब्जेक्ट ले सकता है। बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री पढ़नी है, पढ़ो। इकोनॉमिक्स के साथ आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपको अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो पढ़ो। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी आप सब्जेक्ट्स अपनी पसंद के लो। हिस्ट्री, पॉल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, बन गए बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स। 5 ही रहते हैं, कम हो जाते हैं ज़्यादा, वो भी देखना रहेगा। और ये रहेगा आपका सिनेरियो 9th to 12th तक का। बहुत अच्छा है, रिमार्केबल है अब तक। इंडियन अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ उसमें बहुत ही अच्छा चेंज। तो देखिए अब बच्चा एडमिशन लेता है, पढ़ाई शुरू कर देता है अपनी 3 साल की उम्र से, और 18 वर्ष तक स्कूल एजुकेशन उसके पास होती है। अब बात करेंगे इसके बाद हायर एजुकेशन की, कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। बट उससे पहले स्कूल एजुकेशन के भी मे बी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की भी देखिए वैल्यू रहेगी, बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, पर बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि रोट लर्निंग, तोते की तरह जो बच्चे रट लेते हैं और एग्जाम्स दे देते हैं, वो ना रहे। अब बच्चे प्रॉपरली एक्चुअल उनको कितनी नॉलेज है उस बेस पे एग्जाम्स दे, उनकी जो एक्चुअल नॉलेज है वो टेस्ट हो पाए, ना कि रोट लर्निंग रहे। बहुत ही अच्छा है। देखिए ऐसे में जो टॉपर्स है ना, टॉपर्स नहीं रहेंगे। टॉपर्स बेसिकली वो हो जाते हैं जो रोट लर्निंग अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पे नॉलेज टेस्ट होगी एंड दैट इज रिमार्केबल। देन मदर टंग में बच्चे को 5वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है बच्चा इंग्लिश में ही पढ़े, हिंदी में ही पढ़े, जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी या जो भी बच्चे की मदर टंग है, 5वीं तक की शिक्षा उसमें दी जाएगी। उस हिसाब से टीचिंग एड्स, टीचिंग मटेरियल भी डेवलप होगा। देन रिपोर्ट कार्ड्स जो होंगी वो और कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, बच्चे की स्किल्स और कैपेबिलिटीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऑल सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक एंड करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर विल बी रिमूव्ड। अब जो बच्चा खेल कूद में अच्छा है उसको समझा जाता था ये तो पढ़ाई में बेकार होगा, जो पढ़ाई में अच्छा है ये खेल कूद कर क्या करेगा। तो यहाँ पे जो एक हमारे दिमाग में या कहें जो सोसाइटी का प्रेशर या कुछ भी लगा लीजिए था कि दोनों चीज़ों में भेदभाव किया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता था, तो वो सेपरेशन हटाया जाएगा। कुछ इस हिसाब से बनेगे सिस्टम स्कूल के अंदर कि करिकुलर और को करिकुलर को हर बच्चा इक्वली अडॉप्ट कर पाए। अब वो कैसे होगा वो देखना रहेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टू लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। जैसा कि मैंने कहा बच्चों को वोकेशनलाइज किया जा रहा है, बच्चे वोकेशन अपनी स्कूल से बाहर निकले तो एक व्यवसाय चुन सकें, एक व्यवसाय में महारत हासिल हो, उनको टैलेंटेड हो, स्किल हो उसका। तो इसलिए कोडिंग भी क्लास 6 से बच्चों को सिखाई जाएगी। अब है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए टेक्नोलॉजी का यूज स्कूल में बहुत रहेगा।
अब जो टीचर्स हैं उनको भी, ऐसा नहीं है आप टीचर बन गए, गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं काफी सालों से, या आपने टीचिंग कोर्स कर रखा है, आप न्यू टीचर लगे हैं या लगने वाले हैं या प्लानिंग में है लगने के, और आपको टेक्नोलॉजी से इतना अच्छे फ्रेंडली नहीं है आप, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए ऑनलाइन स्टडीज आ गई हैं, ऑनलाइन स्टडीज जो एकदम से देखिए इतनी जरूरत पड़ गई कोविड के टाइम में, उसकी आगे भी फ्यूचर में पड़ सकती है। तो अब जो करिकुलम बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा कि आपदा के वक्त, किसी पैंडेमिक अटैक के वक्त अगर बच्चों को घर बैठ के भी ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़े तो टीचर्स उसमें भी सक्षम हो। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि 5th तक जो है वो पढ़ाई होगी प्रॉपरली आपकी मदर टंग में, अगर बच्चा चाहे तो ई कंटेंट उस भाषा में रेडी होना चाहिए। प्लस अगर उससे बड़ी क्लासेस का भी बच्चा है, 6th to 12th का भी बच्चा है, वो अच्छी तरह चीज़ों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझ पाता है, तो ई कंटेंट उस लेवल में भी होगा, उस मीडियम में भी होगा। देन दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, दिव्यांग आर द पर्सन जो देखिए स्पेशल होते हैं, जो किसी प्रकार से, जैसे किसी को चलने में प्रॉब्लम हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो प्रॉब्लम कुछ भी, तो उनके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप की जाएगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने जो अक्सर देखा है कि दिव्यांग स्टूडेंट्स ऑलवेज लैग बिहाइंड इन द क्लास। कैसे? क्योंकि उन पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं हम। क्यों? क्योंकि एज अ टीचर अगर एक ब्लाइंड स्टूडेंट आपकी क्लास में है तो आपको उसके बारे में इतना नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप उसको उसके जो ब्रेल लैंग्वेज है उसमें नहीं पढ़ा पाते हैं। आपको उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसको पढ़ाना है, वो चीज़ नहीं पता होती है। तो टेक्नोलॉजी से कुछ लेके आया जाए तो दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स रहेंगी। डिजिटली इक्विप्ड सॉफ्टवेयर्स, स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब आसपास टेक्नोलॉजी का माहौल है तो डिजिटली भी सब ऑक्यूपाइड रहे, चाहे वो स्कूल हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, अब ये डेवलप होगा NETF। अब देखना ये सब रहेगा कि ये सब आता कैसे है, बना तो दिया लेकिन एक्चुअल में स्कूल में कितना प्रैक्टिस करेगा, किस हिसाब से। देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, जो हालत है, जो दिन प्रतिदिन सुधर भी रही है, तो वहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा। तो अब देखिए टीचिंग जॉब हो गई है बहुत चैलेंजिंग। अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन में। तो देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रहेगा आपकी हर एक, देखिए जो भी आप हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे उसके लिए होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन फंडा फॉर्मूला को फॉलो किया गया है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होगी। जैसे कि स्कूल एजुकेशन में 9 to 12 में फ्लेक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे भी रहेगी। तो क्योंकि देखिए जो बच्चा हिस्ट्री और बायोलॉजी साथ में पढ़ के आ रहा है तो वो BA BSc अगर वही ऑप्शंस उसके पास होंगे तो कोई फायदा नहीं है। वहां पे भी चेंजेस करने की जरूरत है, जो कि डेफिनेटली किए गए हैं। प्रॉपरली ये क्या आता है वो देखना रहेगा। अब देखिए हम क्या करते थे, BA करा, MA करा, या BCom, MCom, BSc, MSc, फिर MPhil करते थे, और उसके बाद PhD। MPhil एक लाइक वो सिर्फ एक टाइम हो जाता था कि हाँ ये करना है, बाकी चीज़ें सेम ही हो जाती थी। तो मास्टर्स की इसमें MPhil की ज़रूरत इतनी थी नहीं, जो नोटिस की गई, और अब आप मास्टर्स के बाद सीधा PhD कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रिमार्केबल ऑल्सो। तो ये कुछ चेंजेस हैं हायर एजुकेशन में। और देखिए ड्राफ्ट आएगा अच्छे से, तब बात करेंगे इसके बारे में, प्रॉपरली एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। चेंजेस आने वाले हैं, अब चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी नहीं रहेंगी। कोर्सेज आपकी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री वैसी ही नहीं रहेगी। मे बी कुछ मिक्स होके देखने को मिले, मे बी इंडिविजुअली देखने को मिले, एंट्रेंस एग्जाम्स बढ़ जाएं आपके हर एक कोर्स पे, तो वो सब डेफिनेटली हो सकता है। अब बात करेंगे टीचर्स एजुकेशन की। देखिए टीचर्स एजुकेशन की बात बिल्कुल करेंगे, बीइंग अ बेस्ट टीचर पे हम ये वीडियो देख रहे हैं आप सब ये वीडियो। तो टीचर एजुकेशन को कैसे छोड़ सकते हैं। एक नया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर्स के लिए
NCFTE 2021 बनाया जाएगा। देखिए अभी इसको स्कूल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद टीचर्स एजुकेशन पे भी आएंगे, तो डेफिनेटली इन्होंने एक साल बढ़ाकर ही यहाँ पे डाला है 2021। विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द NCTE इन कंसल्टेशन विद NCERT। देखिए फॉर्मुलेट अब भी NCERT ही करेगा टीचर्स एजुकेशन को। अब यहाँ पे NCTE NCFTE 2021 हो जाएगा। और देखिए मे बी आपका जो CTET है वो भी लेवल 2 पे चला जाए, मतलब उसका जो एक कह सकते हैं और अच्छा बन जाए, वो थोड़ा डिफिकल्ट बने, क्योंकि हर साल बहुत टीचर्स उसको क्रैक कर रहे हैं। जो मतलब उससे आप प्रॉपरली टीचर बन जाते हैं, आपको देखिए एलिजिबिलिटी क्रैक हो जाती है, तो थोड़ा सा उसकी टफनेस में भी बढ़ाई जाएगी। साथ में एक और पॉइंट है यहाँ पे, बाय 2020 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करती हूँ, 1 साल की B.Ed, 2 साल की B.Ed, 4 साल की B.Ed, सबको सुनने में आ रहा है। 1 साल की B.Ed क्या है, 2 साल की B.Ed क्या है और 4 साल की क्या है। 4 से शुरू करते हैं। 4 साल की B.Ed उनके लिए है जिन्होंने 12th पास की, जैसे कि आपकी BLED होती है, उस प्रकार से जिनका पहले से ही माइंड सेट है बच्चों का कि हमें टीचर बनना है, तो वो B.Ed में एडमिशन लेंगे 12th के बाद। अब 12th के बाद एडमिशन लिया मतलब आपकी BA BSc या जो भी आप लगा लीजिए, मतलब ग्रेजुएशन प्लस B.Ed आपकी हो गई वो 4 साल में। अब 2 ईयर की B.Ed जो है वो है जो ग्रेजुएशन करके, जिनका पहले से माइंड सेट नहीं होता है, जो ग्रेजुएशन करके या ग्रेजुएशन के बीच में उनको टीचर बनने का मन हो जाता है, उनके माइंड में क्लिक होता है दैट यस वी शुड गो इन दिस फील्ड, तो वो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की B.Ed करेंगे। अब है 1 साल की B.Ed। अब देखिए किसी ने बैचलर्स कर ली, उसके बाद मास्टर्स कर ली, मास्टर्स के बाद उनको टीचर बनने का मन हुआ, या उनके जो भी आप बोल सकते हैं, उनको टीचर बनना है, उसके बाद एनरोल होना है उसमें, तो देखिए आपके पास अब मास्टर्स की डिग्री है। अभी तक क्या हो रहा था, बैचलर्स की डिग्री जिसके पास है और मास्टर्स की डिग्री है, दोनों 2 ईयर की B.Ed कर रहे थे। उससे पहले 2014 से पहले कर रहे थे 2 साल की B.Ed। तो यहाँ पे कोई मतलब ज्यादा एजुकेशन, जिसने मास्टर्स 2 साल की और कर रखी है वो भी सेम कर रहा है, बैचलर्स वाला भी सेम कर रहा है, तो ये एक गड़बड़ थी। तो अब जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है वो करेगा सिर्फ 1 साल की B.Ed। तो ये बहुत अच्छी चेंजेस जो यहाँ पे किए गए हैं। अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लस यहाँ पे एक बात है कि 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी टीचिंग के लिए वो रहेगी B.Ed डिग्री। तो मतलब उससे पहले जिसने भी की है उनकी वेस्ट है क्या, वो एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब अब तक चलिए 2021 में ये शुरू होता है टीचर एजुकेशन का जो नया पैटर्न है, तो उससे पहले जिन्होंने की थी क्या उनको नहीं रखेंगे, 2030 के बाद निकाल देंगे सबको। देखिए डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता है, उनके लिए न्यू कोर्सेज वगैरह बनेंगे या न्यू सेमिनार्स वो अटेंड करेंगे, एक तरह से बोल सकते हैं इन प्रोफेशनल कोर्स जो उनके लिए बिल्कुल बनेंगे, सो दैट वो अप टू डेट टीचर है यार। वो सभी के लिए होंगे, देखिए टाइम टू टाइम बिल्कुल डेफिनेटली। अब ये इसमें भी मेंशन है, कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे चाहे आप 10 साल के पुराने एक्सपीरियंस टीचर हो, 20 साल पुराने, 30 साल पुराने एक्सपीरियंस टीचर हो, आपको चाहे आप अपनी रिटायरमेंट के 2 साल बचे हैं, 1 साल बचा है आपका, तो भी आपको अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद इन प्रोफेशनल कोर्स करना है तो करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इस हिसाब से डिजाइंड है अब जो फंडा रहेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टीचिंग को 8 to 2 की जॉब समझे, तो ये उससे ज़्यादा बढ़ने वाला है। बच्चों के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, बच्चों के लिए प्लान्स हैं, तो डेफिनेटली टीचर्स को तो हार्ड वर्क करना ही है। सो नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज होंगे, कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जिसमें कंटिन्यूसली जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जो इन प्रोफेशन टीचर्स हैं उनको दी जाएगी। तो किस हिसाब से ये सब चेंजेस आते हैं वो रहेगा देखना। उससे पहले कुछ भी बात इस पे देखिए प्रॉपरली हम नहीं कर सकते हैं
कि आपको ऐसे ही हवा में कुछ भी बता दिया। तो प्रॉपरली सब कुछ आने दीजिए, फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया ही है। कोई पॉइंट रह गया हो जो आपने और किसी वीडियो में या देखा हो या और कहीं पढ़ा हो, तो उसके लिए बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी मैं। तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में, सो दैट सभी को हेल्प हो जाए। एंड तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। जैसा कि अंत में मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके साथ हम भी ग्रो कर पाएँ। थैंक यू।